गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज हम अपनी क्लास 9 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम जो है DPSP जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक जो है जो कवर करते हैं। ये हमारा पार्ट 4 जो है पार्ट 4 का पार्ट होते हैं DPSPs, और आज की जो क्लास है वो इन्हीं के बारे में होगी। उसके अलावा आपको सारे DPSPs जो है वो आर्टिकल वाइज याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको नोट्स जो है वो ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं, जिसमें जो आपके आर्टिकल वाइज जो है आपको ये जो आपके DPSPs जो है वो आपको सेंड किए हुए हैं। आपको उनको आर्टिकल वाइज जो है उसको याद नहीं करना है। आपको बेसिक जो इसका जो ये पता होना चाहिए कि जो कौन से इसमें जो गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, कौन से जो है आपके सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और कौन से DPSPs जो है वो आपके लिबरलिज्म को जो है लिबरल का कॉन्सेप्ट जो है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 डिविजन्स में डिवाइड किए जाते हैं। टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का DPSPs पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, ठीक है। तो ये 3 टाइप के होते हैं आपके DPSPs। एक हो गए आपके गांधीयन, दूसरे हो गए आपके सोशलिस्टिक, तीसरे आपके लिबरल, ठीक है। तो ये जो DPSPs जो है इनको जो है जो बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो इनको नोवल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है कि नोवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसको कहा जाता है। तो वो पार्ट 4 को कहा जाता है, DPSPs को कहा जाता है। किनके द्वारा कहा गया है वो है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है ये आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा ये हमने कहां से अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। तो हमने इनको अडॉप्ट किया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये आई थिंक बन के तैयार हो गया था 1937 में, चेक कर लेना, मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको जो है अडॉप्ट किया गया था, और आयरिश ने इसको स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था, ठीक है। मतलब सबसे पहले जो DPSP जो थे वो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में आए, देन उसको अडॉप्ट किया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने, देन उसके बाद उसको अडॉप्ट किया हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। हमने कहां से अडॉप्ट किया? अब क्वेश्चन आपको किस तरीके से कंफ्यूज कर सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि DPSPs जो है ना सबसे पहले कहां पे आए थे, तो सबसे पहले आए थे स्पेनिश में, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडियन जो DPSPs जो है, जो इंडिया ने DPSPs का कॉन्सेप्ट जो है वो अडॉप्ट किया है, वो कहां से किया है, तो हमने स्पेन से नहीं किया है, हमने आयरलैंड से किया है, ठीक है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो है DPSPs जो है उनको अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख लेना कि पहले स्पेन में आए, देन आपके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आए, ठीक है। पहले स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, देन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से याद करना। और इंडिया ने कहां से अडॉप्ट किया है? इंडिया ने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है DPSPs जो है उनको अडॉप्ट किया है। अब मैंने आपको कहा था कि जो है DPSPs जो है वो सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा मैंने इसके जो है नोट्स जो है वो आपको सेंड कर दिए, तो एक बार इनको जो है रीडिंग मार लेना इनकी, ठीक है। रीडिंग मारनी इसलिए है क्योंकि आपको जो है ये पता करना है कि कौन सा DPSP जो है वो किस में फॉल करता है। आपसे कभी भी जो UPSC जो है या PPSC जो है या अदर कहीं कोई भी जो आपका एग्जाम हो गया, वहां पे कभी भी डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा गया है कि ये वाला DPSP का आर्टिकल नंबर बताओ। आपसे जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, और जनरली ये पूछा भी जाता है, इस तरीके से पूछा जाता है कि ये DPSP दिया है, ये बताओ कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, लिबरल, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो जितने भी आपके DPSPs जो है वो इन 3 कॉन्सेप्ट के अंदर ही आते हैं, या तो वो लिबरल है या सोशलिस्टिक है या गांधीयन है, ठीक है। तो अब आपको सीरियल नंबर वाइज या आर्टिकल नंबर वाइज इनको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो मैंने नोट्स भेजे उनको आपको एक बार पढ़ना है और ये गैस करना है कि कौन सा वाला जो है गांधीयन होगा, कौन सा सोशलिस्टिक होगा, कौन सा लिबरल होगा। इसको याद करने का तरीका मैं ये बता देता हूं कि जो गांधीयन DPSPs जो है ना, जो गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, उससे पहले एक चीज और, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी इस तरीके से मेंशन नहीं है कि ये वाला प्रिंसिपल जो है वो गांधीयन है, ये वाला सोशलिस्टिक है, ये वाला लिबरल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपली DPSPs को लिख के छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन हुई तब लोगों ने डिसाइड किया कि ये वाले
ये वाला जो डीपीएसपी जो है ये थोड़ी सी गांधीयन फिलॉसफी को की तरफ इसका झुकाव जो है वो ज्यादा है, तो उसको हमने गांधीयन प्रिंसिपल बना दिया। कुछ डीपीएसपी ऐसे थे जिनका सोशलिस्टिक टेंडेंसी जो है उसको फॉलो करते थे, तो उसको हमने सोशलिस्टिक कैटेगरी के अंदर रख लिया। कुछ ऐसे थे जो आपकी लिबरल टेंडेंसी जो है उसको फॉलो करते थे, तो उसको हमने लिबरल की कैटेगरी में रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये जो डिवीजन जो है वो इस तरीके से की गई है। ठीक है, तो अब जैसे गांधीयन, सोशलिस्टिक और लिबरल जो है उनको पहचानने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले गांधीयन फिलॉसफी वाले प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होंगे जिनकी गांधी जी बात करते थे। ठीक है, जैसे गांधी जी बात किसकी करते थे कि जो बैन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, ठीक है, बैन ऑन इंटॉक्सिकेंट्स। ठीक है, तो जो डीपीएसपी जो है जो इस चीज की बात करेगा कि जो इंटॉक्सिकेंट्स जो है उनके ऊपर बैन लगाना चाहिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं यहाँ पे, ये देखो आपका आर्टिकल 47 जो है वो ये कहता है प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। ठीक है, तो ये गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आ गया। अब डीपीएसपी जो है इनको स्टार्ट करने से पहले एक चीज और समझो, डीपीएसपी जो थे वो असल में जब इनके ऊपर चर्चा हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इसके ऊपर जो चर्चा हुई तब ये बात वहां पे डिसाइड की गई कि जो अगर बहुत सी चीजें जो है, क्योंकि ये 1951 की बात है, तो बहुत सी चीजें जो है उस टाइम पे क्या हुआ था कि हमारा देश जो था वो बिल्कुल आजाद अभी हुआ ही था। ठीक है, तो हम एकदम से देश के ऊपर इतना ज्यादा बोझ जो है वो नहीं डाल सकते थे। मान लो जब डीपीएसपी पढ़ोगे ना फिर आपको समझ में आएगी ये वाली बात, क्योंकि डीपीएसपी में बहुत सी बातें हो रही हैं, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात हो रही है, देन विलेज पंचायत और जो एंडाउ नेसेसरी पावर्स, जो विलेज पंचायत जो है उनको स्टैब्लिश करने की बात हो रही है। लेकिन आपके विलेज पंचायत स्टैब्लिश कब होते हैं? 1991 के आसपास। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उनको पता था कि हम देश के ऊपर बिल्कुल, जब देश आजाद होता है ना तो वो एक बच्चे की तरह होता है। ठीक है, आप बच्चे से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कल ही उसका जन्म हुआ है और 3 दिन बाद वो चलना शुरू कर दे, फिर 5 दिन बाद वो दौड़ना शुरू कर दे, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, हर चीजें जो है वो आराम से चलती हैं, एक टाइम होता है उनका। तो उसी वजह से उन्होंने इन सब चीजों को डीपीएसपी में डाल दिया कि ऐसी चीजें जिनकी जरूरत है हमें, ठीक है, जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, उन्हें डाल दिया फंडामेंटल राइट्स में कि ये तो देश को मिलने ही चाहिए। जैसे आजादी जो है, लिबर्टी जो है, बोलने की आजादी जो है, क्योंकि अंग्रेज जो है बोलने की आजादी नहीं दिया करते थे, तो ऐसी चीजें हमने फंडामेंटल राइट्स में डाल दी और उनको जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंप्लीमेंटेशन में आया वो इंप्लीमेंटेशन में आ गए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जैसे इंटॉक्सिकेंट्स जो है उनको बैन करना, या फिर पंचायती राज लेके आना, या और बहुत सी चीजें हैं, प्रमोट इक्वल जस्टिस, सबको इक्वल जस्टिस प्रमोट करना। मतलब इक्वल जस्टिस प्रमोट करने का मतलब क्या है कि जो आपकी ये एड है, जुडिशियल एड जो है ये लोगों को प्रोवाइड करवाना, कि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताना। ठीक है, ये एकदम से नहीं हो सकता, इस वजह से इन सब चीजों को उन्होंने डीपीएसपी में डाल दिया कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा कुछ लॉज इसके ऊपर हम लॉज जो है, पार्लियामेंट जो है इनके ऊपर लॉज बनाएगी। ठीक है, और फिर उनको इंप्लीमेंट करवा दिया जाएगा, और यह हो सकता है उनको जो है हम अपने जो फंडामेंटल राइट्स जो है उनमें भी इंक्लूड कर लें। तो डीपीएसपी बनाने का मकसद जो था वो ये था। ठीक है, तो अब आते हैं इसकी कैटेगराइजेशन पे। तो जो गांधीयन प्रिंसिपल्स जो है, गांधी जी किस किस चीजों की बात करते थे? बैन ऑफ इंटॉक्सिकेशन की बात करते थे, देन वो एनिमल वेलफेयर की बात करते थे। ठीक है, बकरी होती थी ना उनके पास, एनिमल वेलफेयर, कि काऊ का स्लॉटर जो है वो नहीं करना है, एनिमल वेलफेयर की बात करते थे। तीसरी बात वो करते थे इसकी विलेज पंचायत की, विलेज पंचायत। तो इनसे रिलेटेड जो भी आपका जो होगा CHAYAT, विलेज पंचायत, तो इनसे रिलेटेड जो भी आपका डीपीएसपी जो होगा, इन तीनों चीजों से रिलेटेड वो आपके आ जाएंगे गांधीयन प्रिंसिपल में। ठीक है, देन आते हैं सोशलिस्टिक। सोशलिस्टिक में बेसिकली जो बात होती है, जैसे वर्कर के वेलफेयर की बात होगी, या बैकवर्ड कम्युनिटीज जो होगी उनके वेलफेयर की बात होगी, तो वो सारे जो डीपीएसपी जो होंगे वो सोशलिस्टिक में आ जाएंगे। ठीक है, इन दोनों के अलावा जो कुछ भी बचेगा वो आपके लिबरल में आ जाएगा। ठीक है, कि वो लिबरल कंसेप्ट जो है उसको फॉलो करते हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूसीसी। ठीक है, इसकी बात होती है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ये आपके लिबरल में आ जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, यहाँ पे चाइल्डहुड केयर की बात होती है, एजुकेशन टिल 6 इयर्स, ठीक है, इसकी बात होती है, और उसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर की बात होती है, एनिमल हस्बेंड्री की बात होती है, साइंटिफिक लाइंस की बात होती है इसमें। ठीक है, देन सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वो सारे आपके लिबरल में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये जो आपको नोट भेजा है, पहले उन नोट्स में जाके आपको एक बार तो सारे के सारे ये पढ़ने हैं, जितने भी आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक जितने भी आपके कॉन्सेप्ट आते हैं वो पढ़ने हैं। देन खुद से गैस लगाना है
कि कौन सा गांधीयन के अंदर आएगा, कौन सा सोशलिस्टिक के अंदर आएगा, कौन सा लिबरल के अंदर आएगा। ठीक है, एक पेंसिल से उनको वहां पे मार्क कर लेना। ठीक है, फिर आगे जाके नोट्स में देखोगे तो मैंने सबको डिफाइन किया हुआ है कि ये वाले गांधीयन है, आर्टिकल वाइज मैंने डिफाइन किया है कि ये वाला आर्टिकल जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ये सोशलिस्टिक को करता है या ये दूसरे को करता है। ठीक है, तो वो सारा जो है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। ये चीज जो है ये आपके याद करने वाली है, ये मेरे कराने से आपको नहीं आएगी। ठीक है, ये खुद से करने पे ही आएगी। अब हम वो चीज करने जाएंगे जिसके ऊपर जो है जो हमारे मेंस में जो है जो आपसे पूछा जा सकता है। जो प्री वाला काम था वो यहीं तक था, इतना ही था आपका प्री तक का काम। अब जो मेंस में आपसे जो पूछा जा सकता है वो उस पे आते हैं। उसके अलावा ये जो डीपीएसपी जो है ये नॉन जस्टिसिएबल है, ये आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी पूछ भी चुकी है प्री में। नॉन जस्टिसिएबल, CIABL, नॉन जस्टिसिएबल है और ये नॉन एनफोर्सेबल है। एनफोर्सेबल, नॉन जस्टिसिएबल और नॉन इन्फोर्सेबल का मतलब क्या है कि मान लो जैसे यहाँ पे एक डीपीएसपी जो है वो ये है कि जो इंटॉक्सिकेंट्स जो है उनको बैन करना है। ठीक है, अब कल को कोई इंसान, ये पंजाब का कोई बंदा जाके सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि मेरे शहर में जी दारू बिकती है तो उस दारू को बैन करवाओ। क्यों करवाओ? क्योंकि आपके डीपीएसपी में लिखा है कि हमें इंटॉक्सिकेंट जो है उनको बैन करना है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो बैन हो नहीं सकते। बहुत से देश जो, बहुत सी स्टेट जो है उन्होंने बैन किया, जैसे बिहार जो है वो ड्राई स्टेट है आपका, गुजरात जो है वो ड्राई स्टेट है, वहां पे किसी भी तरीके का लिक्कर कंजम्पशन जो है या लिक्कर जो है वो नहीं बिकती। ठीक है, तो वो चीजें जो है वो स्टेट खुद से इंप्लीमेंट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, लेकिन कोई भी इंसान जाके ये नहीं कह सकता कि जी इसको तो इंप्लीमेंट करवाओ ही करवाओ। वो स्टेट की मर्जी है, उसको करना तो करेगी, नहीं करना तो नहीं करेगी। जैसे तंबाकू है, ठीक है, अब बहुत सी स्टेट जो है उन्होंने उसको बैन भी किया हुआ है, कोई और कई जगह है जो जहाँ पे वो चलता भी है। ठीक है, लोग खाते हैं तंबाकू, तो एग्जिस्ट भी करता है वो। और जो हमारे डीपीएसपी जो है वो उस चीज को मना भी करते हैं कि उन सब चीजों को जो है किसी भी तरीके का इंटॉक्सिकेंट, उसमें तंबाकू भी आ जाएगा, आपकी सिगरेट भी आ जाएगी और बहुत सी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो उनको जो है वो बैन करने की बात करता है या उसको बंद करने की बात करते हैं हमारे डीपीएसपी। लेकिन क्योंकि ये जस्टिसिएबल नहीं है और इन्फोर्सेबल नहीं है, तो इस वजह से कोई भी इंसान जाके ये नहीं कह सकता कि जी ये चीज जो है यहाँ पे हो रही है, तो उस वजह से मेरे जो फंडामेंटल राइट्स जो है वो हो रहे हैं, क्या कहते हैं, वायलेट हो रहे हैं, तो आप जो है उस चीज को बैन करवा दो, तो वो चीज जो है वो नहीं हो सकती। ठीक है, तो डीपीएसपीस को जो है इन्फोर्सेबल जो है वो नहीं बनाया जा सकता, उनको जस्टिसिएबल जो है डीपीएसपीस वो नहीं है। ठीक है, अब जब इसके ऊपर बात चलती है तो एक जो है जनरली क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस बताओ डीपीएसपीस और फिर फंडामेंटल राइट्स जो है उनमें डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, क्योंकि हमने जब डीपीएसपीस हम लेके आए थे तो ये बात करी गई थी कि धीरे धीरे इनको फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड कर देंगे या इनके ऊपर धीरे धीरे लॉज जो है वो बनाने शुरू कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो जब इनकी रिलेशनशिप की बात आती है तो थोड़ा सा ये जो है दोनों के बीच में पहले तो डिफरेंस लिख लो कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और देन ये समझ लो कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। पहले डिफरेंस की बात करते हैं। ठीक है, एक तरफ आते हैं फंडामेंटल राइट्स, दूसरी तरफ आते हैं आपके डीपीएसपीस। ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट्स जो है ये सबसे पहली बात तो ये इन्फोर्सेबल है। ठीक है, तो ये है इन्फोर्सेबल और जस्टिसिएबल, लेकिन ये नॉन इन्फोर्सेबल है और नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। उसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स जो है इनको पॉजिटिव राइट्स कहा जाता है। पॉजिटिव राइट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सरकार को जो है वो बाध्य बनाते हैं कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव राइट्स आ जाते हैं। जबकि जो डीपीएसपीस जो है, सॉरी, जो आपके ये जो है फंडामेंटल राइट्स जो है ये सरकार जो है आपकी उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको नेगेटिव जो राइट्स जो है उनके बारे में बताया था, जैसे कि ये जो हमारी सरकार जो है स्पेशली जो आपकी स्टेट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। रिस्ट्रिक्ट किस तरीके से करते हैं कि वो स्टेट को कहते हैं कि स्टेट जो है लोगों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो वाला कंसेप्ट मैंने आपको नेगेटिव वाला कंसेप्ट जो है वो समझाया था, तो उस वजह से इनको फंडामेंटल राइट्स जो है उनको नेगेटिव राइट्स जो है या नेगेटिव कहा जाता है कि इसका जो नेचर है फंडामेंटल राइट्स का वो नेगेटिव है। जबकि ये जो डीपीएसपीस जो है ये पॉजिटिव है, ये स्टेट को कुछ काम करने के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि वो विलेज पंचायत जो है उनको एस्टेब्लिश करे, एनिमल के वेलफेयर के लिए काम करे, इंटॉक्सिकेंट्स जो है उनको बैन करे। ठीक है, तो ये सरकार को कुछ काम करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है ये पॉजिटिव है, ये सरकार को रोक रहे हैं कि सरकार ये काम नहीं करेगी, सरकार लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। ठीक है, सरकार जो है क्या कहते हैं लोगों के फंडामेंटल राइट्स के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेट को फंडामेंटल राइट्स जो है ये एक तरीके से नेगेटिव है और जो डीपीएसपीस जो है वो पॉजिटिव है।
ठीक है। उसके अलावा वो मैंने आपको बता दिया कि ये जस्टिसेबल है, ठीक है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो है अगर उनकी वायलेशन होती है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। उसके अलावा कोई भी लॉ ऐसा बनता है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉइड कर रहा हो, सॉरी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो, तो वो लॉ जो है ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड जो है वो घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। जबकि ये जो है डीपीएसपी जो है ये नॉन इन्फोर्सेबल है, नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि मेरा ये डीपीएसपी है और ये जो है सरकार जो है इसके लिए काम नहीं कर रही, तो सरकार को मजबूर किया जाए कि वो काम करे, ठीक है। यहाँ पे सरकार को मजबूर किया जा सकता है कि सरकार ने कुछ लॉ बनाया, सरकार को मजबूर कर दिया गया कि वो जो लॉ जो था अगर फंडामेंटल राइट्स जो है उसको वायलेट कर रहा है, सरकार को मजबूर कर दिया गया कि उसका जो लॉ बनाया सरकार ने उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप सरकार को मजबूर नहीं कर सकते कि जो लोगों की डीपीएसपी जो है वो इस डीपीएसपी, मान लो ये विलेज पंचायत की बात कर रहा है तो विलेज पंचायत आप एस्टैब्लिश करो भी करो, ठीक है। तो ये भी जाके आपका 1991 में एस्टैब्लिश हुआ था, 1991 या 1992 के आसपास, ठीक है। उसके अलावा इनका एम क्या है, फंडामेंटल राइट्स का एम क्या है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है उसको एस्टैब्लिश करना। और जो ये है आपके डीपीएसपी जो है इनका एम क्या है कि जो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है उसको इन्फोर्स करना या उसको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है उसको एस्टैब्लिश करना, सॉरी ये पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। उसके अलावा ये प्रमोट करते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स जो है ये प्रमोट करते हैं आपका वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, इस वजह से इनको पर्सनल या फिर इंडिविजुअलिस्टिक राइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल के लिए काम करते हैं, जबकि ये डीपीएसपी जो है ये पूरे समाज के लिए काम करते हैं, ये पूरी सोसाइटी के लिए काम करते हैं, इसलिए इनको सोशलिस्टिक या सोशलिस्टिक या कम्युनिटी राइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन, इन फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए किसी भी तरीके की लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जो फंडामेंटल राइट हमें मिल गया है वो हमारा है, किसी भी तरीके का स्पेशल लॉ जो है वो नहीं बनाना पड़ेगा ताकि फंडामेंटल राइट जो है इनको इंप्लीमेंट करवाना पड़े, ठीक है। जबकि डीपीएसपी जो है जैसे ये था पंचायत, ये था आपका विलेज पंचायत था, तो इसके लिए हमें स्पेशली शेड्यूल आई थिंक 11 होता है, तो शेड्यूल 11 हम स्पेशली लेके आए, उसमें पंचायती राज जो है उसको इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो पीसा एक्ट जो आता है पंचायती राज, सॉरी पीसा एक्ट नहीं, पीसा चल जो भी होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक्ट, ठीक है। तो वो जो है वो स्पेशली हमें इसके लिए लाना पड़ा। और उसके अलावा जो इसमें अमेंडमेंट्स आई थी आई थिंक 91st और 92nd अमेंडमेंट जो है वो इसके लिए आई थी आपके क्या कहते हैं पंचायती राज जो है उनको एस्टैब्लिश करने के लिए। तो अगर डीपीएसपी हम कुछ बनाने जा रहे हैं, उसको कुछ इंप्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं डीपीएसपी की, तो उसके लिए हमें स्पेशली अलग से लॉज जो है वो बनाने पड़ेंगे इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए। लेकिन फंडामेंटल राइट्स की इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें अलग से कोई भी लॉ जो है वो नहीं बनाना पड़ता। उसके अलावा द कोर्ट्स आर बाउंड टू डिक्लेयर एन अ लॉ वायलेटिव इफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड, ठीक है। तो कोर्ट जो है वो बाउंड है, हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाउंड है, अगर कोई भी ऐसा लॉ बन जाता है जो हमारे फंडामेंटल राइट जो है अगर उनके अगेंस्ट जाता है तो कोर्ट जो है वो बाध्य है कि उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे। जबकि कोई भी लॉ ऐसा बन जाए जो हमारे डीपीएसपी के अगेंस्ट हो तो जो हमारे जो ये है कोर्ट जो है वो इसके लिए इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से ये नॉन इन्फोर्सेबल है और नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है, और ये इन्फोर्सेबल और जस्टिसेबल है, ठीक है। तो ये था आपका दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो अब समझो इनके बीच की रिलेशनशिप जो है वो क्या है, यहां तक था आपका डिफरेंस। और ये सारे जो है किस किस तरीके से इनकी डिवीजन जो है वो होती है। अब जब सबसे पहले इसकी बात आई इनके सामने, सरकार के सामने या कोर्ट के सामने सबसे पहली बात आई कि दोनों के बीच में आपके फंडामेंटल राइट्स और ये जो है आपके डीपीएसपी जो हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो क्या होगा, और अगर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाए तो दोनों में से सुपीरियर जो है वो कौन होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपका टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ठीक है। तो सबसे पहले सरकार के सामने बात आती है 1951 में, ठीक है। कोर्ट के सामने बात आती है सबसे पहले 1951 में। केस का नाम था चंपाकम दोराई राजन केस, चंपाकम दोराई राजन केस 1951, ठीक है। तो 1951 में जो है जो आपके जो ये है सुप्रीम कोर्ट है उनके पास सबसे पहले ये बात आती है कि जो आपके जो फंडामेंटल राइट्स और जो डीपीएसपी जो है उन दोनों में सीनियर जो है वो कौन होगा या सुप्रीम जो है वो कौन होगा, किसकी सुप्रीमेसी होगी, ठीक है। तो कोर्ट ने ये बोला कि अगर स्टेट को कभी भी चुनना पड़ जाए बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ठीक है,
बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। अगर स्टेट को कभी भी चुनना पड़ जाए कि दोनों में से सुप्रीम जो है वो कौन होगा, तो कोर्ट ने फैसला ये सुनाया कि फंडामेंटल राइट जो है वो हमेशा सुप्रीमेसी रखेंगे ओवर द डीपीएसपी, ठीक है, और जो प्राइमेसी जो होगी वो हमेशा फंडामेंटल राइट जो है उसको दी जाएगी, ठीक है। तो ये केस दोबारा फिर से आता है कोर्ट के सामने 1957 में। केस का नाम था री केरला एजुकेशन बिल, री केरला एजुकेशन बिल। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या था कि केरला सरकार जो थी वो इस तरीके का बिल ले आई थी, एजुकेशन पॉलिसीज जो थी उसमें थोड़े से उसने चेंजेस कर दिए थे, लेकिन वो चेंजेस इस तरीके से थे कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको वायलेट कर रहे थे, ठीक है। और वो चेंजेस किए किसकी वजह से थे? डीपीएसपीज की वजह से किए गए थे, ठीक है। डीपीएसपीज को इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए जो आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको वायलेट कर रहे थे। तो सरकार के पास बात आ गई, जब भी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ, इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशन, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशन, और इसको डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनिक स्टेट भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनिक स्टेट। उसमें सॉरी आपके जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये कह दिया कि जो ये जो फंडामेंटल राइट्स जो है और डीपीएसपी जो है इनको पैरेलली चलना चाहिए, ठीक है, हमें इनको सिमिलरली जो है वो लेके चलना चाहिए, दोनों के बीच में जो हार्मनी जो है एक तरीके से वो मेंटेन करके रखनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कह दी कि अगर कभी भी स्टेट के सामने ऐसी बात आ जाए जब उसको देखना पड़े कि मेन बात तो उन्होंने बोला कि आप दोनों के बीच में सिमिलैरिटी जो है या हार्मनी जो है वो मेंटेन करके रखो, लेकिन इन केस कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों में से किसी एक को ही चुनना पड़े, तो उन्होंने बोल दिया कि जो फंडामेंटल राइट्स जो होंगे वो सुप्रीमेसी रखेंगे ओवर डीपीएसपीज, डीपीएसपीज। नेक्स्ट देन उसके बाद क्या हुआ जब ये बात आई, क्योंकि ये जो है केरला एजुकेशन बिल जो है वो सरकार लेके आई थी, तो और जो ये था आपके सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने बोल दिया कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमेशा डीपीएसपीज के ऊपर ही रहेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ 1969 में जो आपकी जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, वो उन्होंने क्या किया, दो बिल जो है वो पास कर दिए। एक था आपका बैंक नेशनलाइजेशन बिल, दूसरा था आपका ये आपका आया था बैंक नेशनलाइजेशन बिल आया था 1969 में, और देन 1971 में आपका परवी परस्यू बिल आ गया, सॉरी परवी परसिस बिल, परवी परसिस अबॉलिशन बिल, अबॉलिशन बिल या एक्ट, ठीक है, ये आ गया 1971 में। अब इसमें क्या हुआ कि सरकार जो थी वो जो थी वो आपका आर्टिकल 39B और 39C जो था उसको इंप्लीमेंट करवाना चाहती थी। ये दोनों हैं आपके डीपीएसपी, ठीक है। तो जो 39B जो है वो बात करता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज की। अब बेसिकली उस टाइम पे हुआ क्या था कि जब हमारा देश आजाद हुआ ना 1947 के आसपास, तो हमें क्या करना था, जो बहुत से राजा महाराजा थे ना, मैंने आपको बताया था कि हमारा देश जो है वो अलग अलग जो रियासतें थी उसमें बटा हुआ था, तो हमने सबको इकट्ठा लाने के लिए सभी राजाओं को इकट्ठा एक साथ लाने के लिए हमने उनको बोल दिया, राजाओं महाराजाओं को बोल दिया कि आप लोग ऐसे करो कि आप लोग जो है जो अब राज जो है आप लोग बंद कर दो, ठीक है, राज करना बंद कर दो, उसके बदले हम आपको पेंशन जो है वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और वो पेंशन भी ऐसी नहीं होती थी, मतलब उस टाइम के हिसाब से महीने में आपको लाखों लाखों की पेंशन जो है वो राजाओं महाराजाओं को दी जाती थी, ठीक है। तो राजा महाराजा उनको लगा कि हाँ जी पैसे मिलेंगे, तो वो आगे सरकार के साथ आ गए, ठीक है, अपनी जो है असेशन जो है उन्होंने कर दिया, ठीक है, तो वो भारत के साथ जो है यूनियन ऑफ इंडिया में जुड़ गए, ठीक है। अब हुआ क्या कि 1971 के पास आते आते सरकार जो थी वो बदल गई, सरकार बदल गई, मतलब कि अपने वादे से बदल गई। उन्होंने बोला कि आज के बाद ये बिल ले आए, वो परवी परसिस अबॉलिशन एक्ट, वो भी ये बिल ले आए, एक्ट ले आए। उन्होंने बोला कि जितने भी आपके ये राजा महाराजा है ना,
कि या तो हम अब जो पैसे जो है इनको दे सकते हैं या हम लोगों का भला कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आज के बाद जितनी भी आपको पेंशन मिलती है वो बंद हो जाएगी, उसके अलावा जितने आपके जो इकट्ठी करके रखी है ना, आपने बहुत ज्यादा अमाउंट में वेल्थ जो है वो इकट्ठी करके रखी है, वो सरकार उसको जब्त करके लोगों में बांटेगी, ठीक है, ताकि ये जो है क्या कहते हैं आपकी जो लोग जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लैंड जो है वो किया जा सके। तो इस वजह से इनका वो छीन लिया गया। अब उस टाइम पे क्या हुआ करता था, लैंड टू प्रॉपर्टी जो होता है वो आपका हुआ करता था, आपका ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जब मैं आपको फंडामेंटल राइट्स करवा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 19 क्लॉज एफ जो बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी की, और आर्टिकल 31 जो है वो बात करता था आपका राइट टू प्रॉपर्टी की। तो इन दोनों को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इनको बैन किया गया था, और ये कब आती है 1978, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है 1971, ये लोग चले गए कोर्ट में, ठीक है। तो ये जो थी सरकार जो थी वो इनको इंप्लीमेंट करवाना चाहती थी, ठीक है, इनको इंप्लीमेंट करवाना चाहती थी, तो उस वजह से ये हो गया सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। किस वजह से, क्योंकि आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ जो है वो बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी की। अब इनकी प्रॉपर्टी जो है वो इनसे ली जा रही थी। उसके अलावा बैंक नेशनलाइजेशन बिल जो है वो इस वजह से लाया गया था, ये जो बैंक्स थे ना उस टाइम पे प्राइवेट हुआ करते थे, तो ये क्या करते थे, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है वो बिल पैसे जो है वो दिया करते थे जो इनके खास हुआ करते थे, ठीक है। कोई आम आदमी जो इनके पास पैसे मांगने लोन मांगने जाता था उनको मना कर दिया जाता था। तो ये किसका वायलेशन कर रहा था, आपका आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का, ठीक है। तो ये उसका वायलेशन कर रहा था। देन आपका और साथ में ये जो है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, बैंक, तो साथ में आपके कौन कौन से राइट जो है अब यहाँ पे वायलेट हो रहे थे, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31, ये तीनों राइट जो हैं ये वायलेट हो रहे थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये चैलेंज हो गया तो उसके बाद जो है पार्लियामेंट जो है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो ले आई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये चैलेंज हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप जो है ये सब चीजें जो है वो आप नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि लोगों के राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं, आप राजाओं से उनकी जमीन जो है वो छीन रहे हो, और उस वजह से उनका आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 जो है वो वाइड हो रहा है, सॉरी वायलेट हो रहा है। तो इस वजह से आप जो एक्ट लेके आए हो वो नल एंड वाइड है, ठीक है। अब उसके अलावा जब ये चीज आई ना तो उसी के बाद से ये जो जितने भी आपके राजा वाजा है ना ये सारे पॉलिटिक्स में आ गए, ठीक है। तो उनको था कि पॉलिटिक्स में करना क्या होता है, ठीक है, लोगों को बेवकूफ बना के पैसे कमाने होते हैं, ठीक है। तो आज भी लोग वही कर रहे हैं। तो इसी वजह से उस टाइम पे ये जो आपके राजा वगैरह हैं ये सारे आगे इधर आगे पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, उसके बाद क्या होता है, सरकार जो है वो बिल लेके सॉरी अमेंडमेंट लेके आती है आपकी 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये आपका आता है 1971 में, ठीक है। इसी के बाद प्रीवी परसिस अबॉलिशन एक्ट के बाद 1971 में ये आपकी 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये ला दिया जाता है। इसमें क्या कहता है, पार्लियामेंट कहती है, इसमें उन्होंने पार्लियामेंट ने क्या कह दिया कि अगर कोई भी लॉ जो है अगर वो लाया जाएगा इन दोनों को इफेक्ट में लाने के लिए, ठीक है, 39B और 39C को इफेक्ट में लाने के लिए। 39B किस चीज की बात करता है, वो बात करता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज या सोर्सेज, और 39C जो है ये बात करता है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करता है आपका आर्टिकल 39C। 39B जो है ये किसकी बात करता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड या फिर मटेरियल सोर्सेज, ठीक है, ये उसकी बात करता है। अब सरकार ने क्या बोल दिया कि अगर पार्लियामेंट क्या कहती है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ अगर वो लाया जा रहा है किसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C के लिए, टू इंप्लीमेंट आर्टिकल 39B और 39C, ठीक है। अगर इन दोनों को इंप्लीमेंट करवाने के लिए कोई भी लॉ जो है वो लाया जा रहा है तब जो होगा वो लॉ जो होगा इवन इफ वायलेट्स आर्टिकल 14, 19 एंड 31, और अगर ये लॉ ये वाला लॉ वायलेट कर रहा हो आर्टिकल 14, 19 और 31 को, तब भी ये लॉ जो होगा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो माना जाएगा। इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये बात कर दी उन्होंने 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो आज भी अगर जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ते होगे या अदर दूसरी बुक्स जो है जब आप वो पढ़ते होगे तो वहां पे लिखा जाता है कि व्हेन आर्टिकल 31C कम्स इन, और ये लॉ जो था उन्होंने किसके अंदर लिखा गया, आर्टिकल 31C के अंदर। उन्होंने एक लॉ लाया, उस लॉ किस में रख दिया, उस लॉ को 31C में।
तो आप अपनी बुक में जनरली पढ़ते होगे कि वेन एवर आर्टिकल 31C कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज आउट। ठीक है, आर्टिकल 14 गोज आउट। ठीक है, तो ये जो लाइन जो लिखी होती है उसका रीजन ये होता है। ठीक है, तो अगर आपने जो है अपने जो फंडामेंटल राइट्स जो है जब आपने पढ़ा होगा अपने चैप्टर में लक्ष्मीकांत में या कहीं और भी, तो वहां पे ये लाइन लिखी होती है कि व्हेन एवर आर्टिकल 31 कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज आउट। तो वो इस वजह से कही जाती है क्योंकि 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो सरकार वो ले आई थी। ठीक है, अब ये जो चीज जो थी ये फिर से चैलेंज होनी थी। ठीक है, तो ये दोबारा से चैलेंज होती है आपकी केशव नंदा भारती केस में। ठीक है, केशव नंदा भारती केस में ये चीज जो है दोबारा से चैलेंज हो जाती है। केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया? सुप्रीम कोर्ट कहते कि हम मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उन्होंने अपहेल्ड कर दिया 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। उन्होंने बोला कि आप जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मतलब उन्होंने इनकी सरकार की बात मान ली कि एनी लॉ मेड टू इंप्लीमेंट आर्टिकल 39B एंड 39C इवन इफ, अगर वो इसको वायलेट कर रहा हो, इवन इफ इट वायलेट्स आर्टिकल 14, 19 एंड 31, इट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ यहां तक जो बात जो है वो आपकी सही है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक और जो आपका जो पॉलिटिकल थ्योरी में मैंने आपको करवाया था यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी। ठीक है, ये बेंथम ने जो थ्योरी दी थी यूटिलिटेरियनिज्म की, उसमें ये बात बोली गई है कि अगर कुछ लोगों के नुकसान, कुछ लोगों को अगर नुकसान झेलना पड़ रहा है लेकिन उसके बदले बहुत से लोगों को फायदा हो रहा है, तो वो नुकसान जो है कुछ लोगों को झेल लेने देना चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यूटिलिटेरियन जो थ्योरी जो थी उसकी बात यहाँ पे इसी जजमेंट में, केशव नंदा भारती वाली जजमेंट में, ये जजमेंट आई थी 1973 में, यहां पे उन्होंने ये बात कर दी। ठीक है, और उसी के साथ साथ उन्होंने ये बोल दिया कि कुछ डीपीएसपी जो है उनकी सुप्रीमेसी हो सकती है, डीपीएसपी की सुप्रीमेसी हो सकती है फंडामेंटल राइट से। कुछ जो आपके ये जो है कुछ सम, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सम डीपीएसपीज में हैव सुप्रीमेसी ओवर योर फंडामेंटल राइट्स। ये बात कर दी गई केशव नंदा भारती केस 1973 में। अब सरकार जो है, सरकार कहती कि जी सुप्रीम कोर्ट तो हमारे साथ है, सरकार को आने लग गए मजे। सरकार एक और अमेंडमेंट लेके आई, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये आया था आपका 1976 में। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये लाया गया। तो इसमें सरकार ने क्या बोल दिया कि सारे डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल राइट से ऊपर है। ठीक है, और अगर कोई भी डीपीएसपी जो है आपके आर्टिकल 14, 19 और 31, एनी डीपीएसपी अगर वो वायलेट कर रहा है आपका आर्टिकल 14, 19 और 31, ठीक है, तो उसको जो है वो आपके फंडामेंटल राइट किसी भी कोई भी डीपीएसपी, यहां पे किस चीज की बात हो रही थी? सिर्फ इन दो डीपीएसपी की बात हो रही थी यहां तक। ठीक है, यहां तक भी सिर्फ दो डीपीएसपी जो है उनकी बात हो रही थी। ठीक है, कौन कौन से? 39B और 39C। यहां पे जब सरकार को लगा कि सुप्रीम कोर्ट तो हमारे साथ है, तो सरकार ने क्या किया? सरकार जो थी, सरकार कहती कि सारे डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल राइट से ऊपर होंगे। उसके साथ साथ जो कोई भी डीपीएसपी अगर आपका आर्टिकल 14, 19 और 31 इसको वायलेट कर रहा है तो उसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहां पे बोल दिया सरकार ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया मिनर्वा मिल केस। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज और हो चुकी थी। मिनर्वा मिल केस आता है आपका 1980 में, 1980 में मिनर्वा मिल केस आता है। ठीक है, ये समझाता हूं अभी, लेकिन उससे पहले 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आ चुका था, जिसमें उन्होंने क्या बात कर दी थी? जिसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट ला दिया था उसका, एक तो है कॉन्सेप्ट नहीं आता इसमें, बेसिकली 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या समझाया था मैंने? हाँ, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ जो है, सब क्लॉज एफ जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार ने ही डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल 31 जो है राइट टू प्रॉपर्टी, सरकार ने ही उसको बंद करके आर्टिकल उसको फंडामेंटल राइट से रिमूव करके आर्टिकल 300A के तहत उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो बना दिया। ठीक है, तो बेसिकली सिर्फ कौन सा राइट आपका वायलेट हो रहा था? सिर्फ 14 वाला। ठीक है, क्योंकि उससे पहले 3 राइट जो है आपके वायलेट हो रहे थे, 14, 19 और 31। ठीक है, तो सिर्फ अभी 14 आर्टिकल 14 ही जो है वो आपका फंडामेंटल राइट में इंक्लूडेड था। ठीक है, तो ये जो था दोनों को रिमूव कर दिया। अब बात आते हैं इस पे, मिनर्वा मिल केस पे। तो मिनर्वा मिल केस में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट
के पास अभी जो है एक वेपन आ चुका था, जो हमारी जुडिशरी थी वो भी इवॉल्व हो चुकी थी। ये देखो 1951 में जुडिशरी क्या कहती है कि फंडामेंटल राइट जो है वो सबसे सुप्रीम है, ठीक है। वो जैसे सरकार कहती है उसकी बात मान रही थी। उसके अलावा हमने और भी पहले बहुत से केसेस इस तरीके के डिस्कस किए हैं। जब 1950s में जब सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल नया नया है, और कल मैंने आपको बताया था कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, कल नहीं सॉरी परसों बताया था कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या है, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वो खुद उसको इंटरप्रेट करते हैं और साथ ही साथ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो जो आपके सुप्रीम कोर्ट है वो भी उस टाइम पे इवॉल्व हो रहे थे, वो भी पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को। अभी नया नया तो बना है, 51 में इंप्लीमेंट हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। यहां तक आते आते उनको समझ आ चुकी है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या चीज है, कितना स्ट्रांग है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और कितना स्ट्रांग पावर्स जो है वो आपकी इसको जो है जुडिशरी जो है उसको कितनी स्ट्रांग पावर्स जो है वो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। दूसरा, उनके पास मैंने आपको एक बार और मजाक में मैंने आपको बात बताई थी कि जब भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझ में नहीं आता तो उनके पास है एक ब्रह्मास्त्र, ठीक है। ब्रह्मास्त्र कौन सा है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो भी चीज इनको समझ में नहीं आती या जो भी चीज ये चाहते हैं कि सरकार के अगेंस्ट क्या कहते हैं, सरकार जो है इनकी बात जो है नहीं मान रही होती, तो वो उस चीज को या कभी भी सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है जब उनको दबाने की कोशिश की जाती है तो वो अपना ब्रह्मास्त्र जो है वो निकाल लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो 1980s तक आते आते इनके पास जो है ब्रह्मास्त्र मिल चुका था। उसके अलावा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था उसमें जुडिशियल रिव्यू को बंद करने की बात की गई थी, ठीक है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या कह दिया कि अगर कोई भी लॉ इस तरीके का बनता है तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब जुडिशरी उसको रिव्यू भी नहीं कर सकती। तो ये बात भी वहां पे उन्होंने कह दी। अब आ गया इसको सुप्रीम कोर्ट को आ गया गुस्सा, ठीक है। हथियार तो उनके पास पहुंच ही चुका था, ब्रह्मास्त्र, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट सेड डीपीएसपीज कांट बी ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट्स, कि किसी भी केस में डीपीएसपीज जो है वो हमेशा लेस सुप्रीम ही रहेंगे फंडामेंटल राइट से, ठीक है। कि मोस्ट सुप्रीम जो है वो हमेशा हमेशा आपके फंडामेंटल राइट्स ही रहेंगे, ठीक है। कि डीपीएसपीज कभी भी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर नहीं जा सकते। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, उन्होंने अगर फंडामेंटल राइट जो है उनको लिख दिया, स्पेशली मेंशन कर दिया और डीपीएसपीज के ऊपर रूल बनाने का हक पार्लियामेंट को दे दिया, तो ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि वो चाहते थे कि जो चीजें उन्होंने पहले से इंप्लीमेंट करवा दी, इसका मतलब ये था कि वो जरूरी थी, ज्यादा जरूरी थी लोगों के लिए। अगर डीपीएसपीज उनके लिए ज्यादा जरूरी होते तो वो उसको उसी टाइम पे इंप्लीमेंट करवा देते। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमेशा हमेशा सुप्रीम रहेंगे इसके, ठीक है। दूसरी बात, जो आप बात करते हो कि जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आप नहीं छीन सकते, ठीक है। दूसरी बात, जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच की रिलेशनशिप है वो भी आज के बाद से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आएगी। याद होगा अगर आपको, तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि जुडिशरी जो है कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। जो जुडिशरी बताएगी कि जुडिशरी ने ये बोला हुआ है कि कॉपी पेन पकड़ के बैठ जाओ, जो जो हम बोलते जाएंगे कि ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उस चीज को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते जाना। आज हम 1980 में मिनर्वा मिल केस में तुमको ये कह रहे हैं कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच की जो रिलेशनशिप होगी वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगी। तो आज से वो भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। हाथ लगा के दिखा सकते हो तो दिखाओ, ठीक है। तो ये बात उन्होंने यहां पे कह दी। उसके साथ साथ अब ये जो मसला था ये क्योंकि इंपॉर्टेंट थी चीज, तो उन्होंने बोला कि ये जो बात है आप जो यहाँ पे कह रहे हो कि ये सारी बातें जो जुडिशियल रिव्यू, वो सब तो चलो छोड़ दो उस चीज को, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम जो अपना जो रीइंस्टेट करते हैं, जो को जो है आपका को स्टेटस जो है, स्टेटस को जो है वो मेंटेन करते हैं, और आज के बाद जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जितनी बातें हुई उसको हम मान के चलेंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या बात हुई थी कि अगर कोई भी लॉ ऐसा बनता है, कोई भी लॉ कौन सा बना, वो आर्टिकल 31 वाला, 31C वाला ऐसा बनता है जो कि आर्टिकल 39B और 39C को इंप्लीमेंट करवाने के लिए बना था, और अगर वो लॉ आर्टिकल 14, 19 और 31 इसको वायलेट कर रहा है तो वो लॉ जो होगा वो आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस में कह दी। लेकिन आपका आर्टिकल 19 बेसिकली इसमें किसकी बात हो रही थी? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F की, ठीक है। तो इसको ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है फंडामेंटल राइट जो है उसको उससे रिमूव कर दिया गया था। आर्टिकल 31 इसको भी फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया था। तो बेसिक चीज क्या है कि अगर कोई भी लॉ
इन दोनों को इंप्लीमेंट करवाने के लिए बनता है। और अगर वो 14 हमारे आर्टिकल 14 को वायलेट करता है तो उसको जो है उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो इसी वजह से आपकी लाइन जो है ये लिखी जाती है कि व्हेनेवर आर्टिकल 31C कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज आउट। ठीक है, तो ये सारे थे आपकी रिलेशनशिप बिटवीन टीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो जितने भी ये केसेस हुए, जो कहानी थी, जिस तरीके से जुडिशरी ने खुद को इवॉल्व किया, वो सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे मैंने समझा दी। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन जो है वो ये भी पूछा जा सकता है, और ये हर चीज को लेके पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जुडिशरी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेके जुडिशरी किस तरीके से इवॉल्व हुई है उसका सारा वो डेटा दो। ठीक है, तो वो आपको केस बाय केस जो है वो करवाना है। ठीक है, तो मैंने वेरियस केसेस में जैसे आपका जो है फंडामेंटल राइट्स के उसमें देखे, कॉन्टेक्स्ट में देखे कि जुडिशरी किस तरीके से इवॉल्व हुई है, तो हमने वो भी किया हुआ है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स की रिलेशनशिप में जुडिशरी किस तरीके से इवॉल्व हुई है वो सारा मैंने आपको आज करवाया। उसके अलावा भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जुडिशरी किस तरीके से इवॉल्व होती है। जैसे हमने एक चीज और की थी इवॉल्वमेंट ऑफ जुडिशरी में, जब यूथेनेशिया का कॉन्सेप्ट जो है वो हम डिसाइड कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि यूथेनेशिया जो है स्टार्टिंग में किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि राइट टू लाइफ जो है वो किसी भी तरीके से राइट टू डेथ जो है वो आपको नहीं प्रोवाइड करवाता। ठीक है, और अभी करंट क्या स्टेटस चल रहा है वो भी मैंने आपको जब आर्टिकल 21 कर रहे थे तब मैंने आपको वो बता दिया था। ठीक है, उसके अलावा एडल्ट्री जो है उसमें जुडिशरी जो है किस तरीके से इवॉल्व हुई है। ठीक है, तो ये जो मेन मुद्दे होते हैं ना, इन सब के ऊपर आपको जो है इस तरीके से ध्यान रखना होता है कि जुडिशरी किस तरीके से इवॉल्व हो रही है। ठीक है, क्योंकि जुडिशरी जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके अलावा ये जो है आपके इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जब आप स्पेशली इसका जुडिशरी का इंटरव्यू जब देते हो तो उसमें आपका ऑलमोस्ट 33% जो आपका इंटरव्यू होता है वो आपका इसी से होता है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही होता है। उसी में से सवाल जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। बेसिकली उसका जो आपका ये जो है फिलोसॉफिकल पार्ट जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो जितना मैं आपको समझाता हूँ ना, ये सारा फिलोसॉफिकल पार्ट होता है। ठीक है, और जो एग्जाम में लिखने वाला होता है वो मैं आपको नोट्स में करवाता हूँ। ठीक है, तो ये सारा जो था ये आपके डीपीएसपी जो थे वो थे रिलेशनशिप बिटवीन डीपीएसपी, वो हमने सारा डिस्कस कर लिया। किस तरीके से डीपीएसपी आए, कौन कौन से आर्टिकल है, ठीक है, वो मैंने आपको नोट सारे भेज दिए हैं। और कहाँ से हम अडॉप्ट करते हैं, आयरिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1937 का, वहां से हमने इसको अडॉप्ट किया है। मैं ईयर भी आपको चेक कर देता हूं। ईयर यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन ईयर की आपको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हाँ सेम, ठीक है ठीक है, 19 आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937, हाँ यही है 1937 ही है। ठीक है, तो ये था आपका सारा डीपीएसपी। अब इसके नोट बनाने शुरू करो।